कहानी देख ही लिए थे कि भी जो भी रेट कांस्टेंट के इज गिवन एज ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया, तो उसके अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने देख लिए। तो मैंने ग्राफ बना के सारी कहानी बताई दी थी। मैं आपको नहीं बहुत छोटी सी बात और बता देता हूँ। जैसे हमें अगर रेट कांस्टेंट मालूम है तो हम किसी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रेट इज गिवन एज P इंटू ZAB ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने कहा इस तरह का एक एक्सप्रेशन आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां पे मैंने कहा जो P हमारे पास में आप कह सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसी को हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर। मैंने कहा P जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर स्टेरिक फैक्टर पढ़ा जाता है। और मैंने कहा जो ZAB मैंने लिखा है, ZAB इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे जो हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम दिया करते हैं। तो मैंने ये सब मतलब आप कह सकते हैं जो भी इक्वेशन मैंने आपको बताई है ये सिर्फ इस पर्पस से बताई है कि भाई हमारे पास में ठीक मतलब ये दे रखा है, अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैंने कहा कभी जरूरत पड़ेगी तो हम कहानी को कम से कम देख तो पाएंगे कि भाई हमारे पास में क्या रहा है। चलो, मुझे जब के आपने सारे एक्सप्रेशन जान ही लिए हैं तो बहुत छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन बताने की मतलब हिम्मत जताई जाए। क्वेश्चन ये है कि फॉर अ रिएक्शन log k is given as 10 log k is given as 5 minus 10 की पावर 6 upon t, then find Arrhenius constant A and activation energy। मैं किसी भी रिएक्शन के लिए हमें ये बात जानने की कोशिश की गई है ना। मेरे हिसाब से तो आप बहुत आराम से बता दो, कोई ऐसी खास समस्या आपकी जिंदगी में आनी नहीं चाहिए। ए की वैल्यू 10 की पावर 5 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखो, मैंने कहा हम आराम से बता सकते हैं इस बात को। हमने लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। मैंने जब आर्हेनियस इक्वेशन को ही हमने सॉल्व फॉर्म में पढ़ा था तो ये था log k is equal to log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी। मैंने कहा ये लिखा गया था। तो हमें कह सकते हैं भाई अगर हम सिंपल कंपेरिजन करेंगे तो हमारे हिसाब से हम कह पाएंगे भाई log a है और क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो 5 है। तो मैंने कह दिया भाई मैं अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो 10 की पावर 5 आ गई। चलो भाई, एक काम पूरा हो गया हमारा। दूसरी बात ये थी कि भाई मेरे हिसाब से जो भी 1/t का कोफिशियंट है वो ई ए अपॉन 2.303 आर है, और भाई उनके गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से 10 की पावर 6 के बराबर है। तो मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, 2.303 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आर आ जाएगा। अब देखो वो हमारी मर्जी है कि हम आर की वैल्यू क्या रखते हैं। मैंने कहा अगर मान लो हमने आर की वैल्यू 8.314 रखी है तो आंसर जूल के टर्म्स में आ जाएगा, और अगर मान लो हमने आर की जो वैल्यू है वो 2 लिख दी है तो मैंने कहा उस केस में आंसर जो कैलोरी के टर्म्स में आ जाएगा। वो तो मैंने कहा हम ऑप्शन देख लेंगे, तो हम ऑप्शन को देख के ये काम कर लेंगे भाई हमें आर की कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, उस हिसाब से हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर करके काम चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। फॉर टू रिएक्शंस हैविंग रेट कांस्टेंट 10 की पावर 15 e की पावर -1000 अपॉन t एंड 10 की पावर 16 e की पावर -2000 अपॉन t, फाइंड द टेम्परेचर at which rate constant becomes equal। मैंने कहा ठीक है, मुझे वो टेम्परेचर जानना है जिस टेम्परेचर पे दोनों रेट कांस्टेंट बराबर हो जाए। बस इतनी सी बात है जो आपसे पूछी है मैंने, और पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे कि मैं आप बता भी देंगे मुझे। बोलो भाई। बताओ भाई बताओ। 434। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से आप सही बता रहे हो। देखो वैसे क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब आप कह सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल उसने कहा कि भाई आप एक काम करो, काम ये करो कि दोनों के रेट कांस्टेंट को इक्वेट करा दो। भाई ठीक है, उसने कहा कि भाई दोनों के रेट कांस्टेंट को इक्वेट कराना है, हमने करा दिया। मैंने कहा इससे हम सॉल्व करेंगे 10 रह जाएगा, तो e की पावर -1000 अपॉन टी ये लेफ्ट में ले आता हूँ मैं, तो e की पावर -2000 अपॉन टी, ये 10 आ गया राइट में। मैंने कहा मैं -2000 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर -1000 अपॉन टी प्लस e की पावर 2000 अपॉन टी, ये 10 आ गया। तो हमें कह सकते हैं भाई e की पावर कितना आ जाएगा 1000 अपॉन टी इज इक्वल टू 10। मैंने कहा बोथ साइड में मैं नेचुरल लॉग ले लूं। अगर मैंने कहा मैं नेचुरल लॉग ले लूंगा तो ये आ जाएगा ln, ठीक है, 1000 अपॉन टी की पावर में, दिस इज इक्वल टू ln 10। भाई लॉग की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, तो मैंने कहा 1000 अपॉन टी बाहर आ गया, ln 10 की वैल्यू 2.303 होती है। तो हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन 2.303 केल्विन। ठीक है, ये आप उसे सॉल्व करके बता रहे थे मुझे, तो आपने बताया था कि वो आंसर 434 केल्विन आ जाए। तो वो तो खैर जैसा भी है, दोनों ही टाइप का चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत हमारी जिंदगी में नहीं आएगी कि हम बता नहीं पाएंगे। मैंने कहा ये सब तो काम हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक और आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से मैं। फॉर अ रिएक्शन having activation energy 0, the value of rate constant K at 300 Kelvin is 1 into 10 की पावर -3 second inverse, then find value of rate constant K
एट 310 केल्विन। ठीक है, आप मुझे फटाफट से आंसर बता दोगे कि भाई आंसर क्या लिखा जाएगा। टेन की पावर -3, मतलब वही सेम आएगा जो आंसर है ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। आप भी, मैंने कहा, ये बात समझ लो कि जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उस केस में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने कहा जो रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पे होगा, मैंने कहा वही रेट कांस्टेंट क्या होगा, 310 पे होगा, है ना। मुझे कोई इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर अ रिएक्शन on increasing temperature from 300 Kelvin to 310 Kelvin, the rate of reaction लिख देगा क्वेश्चन में, या मुझसे कहेगा रेट कांस्टेंट becomes double, then find activation energy। क्वेश्चन आप समझ गए मेरा। मैंने किसी भी रिएक्शन के लिए मुझे कहा गया कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उस केस में मुझे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानना है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। ठीक है, आप सॉल्व कर लो और मुझे बता दो भाई। फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया, वही फॉर्मूला यूज करना है हमें, 12.85 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अभी देख लेते हैं भाई। देखो इतना तो मैं भी जानता हूँ कि भाई दो टेम्परेचर की बात की है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, log K2 अपॉन K1, दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने कहा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो हमने कहा भाई हमने रेट को डबल कर दिया। मैं रेट को डबल करूँ, रेट कांस्टेंट को डबल बात एक ही है, तो मैं K2 अपॉन K1 को ही लिख सकता हूँ 6.42 इंटू 10⁻³ R। ठीक है भाई, चेक करते हैं। मैंने कहा EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन T2, तो मैंने कहा 310 हो गया। हम जानते हैं भाई अगर ऐसा है तो लॉग, मैंने कहा ये 0.30 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू, मैंने कहा ठीक है हम इससे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और मैंने कहा नीचे 300 इंटू 310 आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी लिखूंगा तो आ जाएगा भाई 0.30 इंटू 2.303 इंटू 300 इंटू 31 इंटू R। मैंने कहा ये आ गया। अब डिपेंड करता है कि भाई मुझे वैल्यू किस में सॉल्व करनी है ना। आप आंसर बता रहे हो, इट इज 53.4 किलोजूल पर। बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगर मैंने कहा आप मुझे क्लोजूल वाला आंसर बता रहे हैं तो मैं R की वैल्यू क्लोजूल में रख देता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैंने R की वैल्यू क्लोजूल में रख दी, मतलब 8.314 रखनी पड़ेगी मुझे। और मैंने कहा जैसा कि आप सॉल्व करके बता रहे हैं ये वैल्यू 53420 आ जा रही है इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। मैंने कहा मुझे अगर किलो में चाहिए तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.42 किलो जूल पर।
ठीक है, तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि भाई मेरे पास में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो मतलब एक सिंपल सा इक्वेशन है, जब भी हमें जरूरत पड़ा करेगी हम उसे सॉल्व कर लिया करेंगे। चलो मैं आपको एक और टर्म डिफाइन करके देता हूँ। मैंने कहा हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखो आप भी जानते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो कुछ और नहीं, रेशियो होता है किसी भी दो रेट कांस्टेंट का। दैट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट और रेट of a reaction differ by 10 डिग्री। मैंने हम सभी ने आज से पहले खूब पढ़ा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज के टी प्लस 10 अपॉन के टी लिखा जाता है, या फिर मैंने कहा आर टी प्लस 10 अपॉन आर टी लिखा जाता है। मैंने ये आप समझ रहे हो बढ़िया तरीके से कि मैंने कहा एक हमने टी टेम्परेचर मेजर किया और एक टी प्लस आप कह सकते टेम्परेचर मेजर किया। हाँ मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई जैसे मान लो हम जनरली जो काम करते हैं वो जनरली जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं। वैसे आप टेम्परेचर कोई भी ले लो, डिफाइन किसी के लिए भी कर दो, लेकिन मैंने एक जनरल बेसिस पर जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस को लेके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। ये मतलब आप कह सकते प्रथा होती है। जैसे मैं आपसे कहता कि भाई अगर मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करना है तो के 298 या भी के 308 अपॉन के 298, मैंने कहा इसके रेशियो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। तो हम कहते हैं बिल्कुल कहेंगे, बट दोनों के बीच का डिफरेंस 10 यूनिट का है। मैंने कहा कह दूंगा मैं कहता टेम्परेचर कोफिशिएंट इज गिवन बाई के 310 अपॉन 300, तब भी मैं कहता भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये 10 डिग्री का डिफरेंस हो दोनों के बीच में। मैं कहता के 300 अपॉन के 290, मैं तब भी कहता भाई वही बात तो है जो हम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता कि भाई के 298 अपॉन के 308, तो हम मना कर देते कि नहीं भाई इस रेशियो को, बेशक टेम्परेचर का डिफरेंस मैंने कहा 10 है, लेकिन रूल ये है कि जो टेम्परेचर ज्यादा है वो ऊपर होना चाहिए, कम वाला नीचे होना चाहिए। तो मैंने कहा उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं कहता मैं कहता भाई के 310 अपॉन के 290 ले रखा है मैंने, तो मैं मना कर देता कि भाई नहीं भाई इसको भी टेम्परेचर कोफिशिएंट हम नहीं कहें। जो भी डिफरेंस होना चाहिए वो 10 डिग्री का ही होना चाहिए। 10 डिग्री वाले डिफरेंस को हमने ये नाम दिया था। मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूँ और पॉइंट ये है कि जनरली वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 and 3। मैंने जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो आप कह सकते हैं 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जनरली रिएक्शंस के लिए पाई जाती है। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट is not given, then assume it to be 2। मैंने अगर किसी भी रिएक्शन के लिए मतलब मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया गया और मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को 2 कंसिडर कर लो। मुझे कोई एतराज नहीं हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट को 2 कंसिडर कर लिया तो उस बात से ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई जैसे मुझे मालूम था कि टी प्लस 10 को मैंने ये कहा था, तो मैं आपसे एक तरीके से ये कह पाऊंगा कि भाई हमारे पास में जो भी हो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैंने कहा कि भाई आर टी प्लस 10 है और मैंने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं 2 कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं ये कहीं ना कहीं ये बात देख रहा हूँ कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज करा रहे हैं
तो जो भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है या रिएक्शन का रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। और मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इस बात को नोट भी कर देते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ऑन increasing the temperature of a reaction by 10 degree, its rate constant or rate of a reaction becomes almost becomes double, almost becomes double as number of activated molecules becomes double। मैंने दो बातें लिखी मैंने यहाँ पे। एक तो मैंने कहा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देंगे तो उस रिएक्शन का आप कह सकते हैं जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मैंने एक तो याद रखना है। दूसरा मुझसे रीजन पूछेगा भी क्यों हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उनके नंबर डबल हो जाते हैं। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल समझते हो ना कौन से मॉलिक्यूल है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने कहा वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है उनके नंबर डबल हो जा रहे हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं भाई हमारे पास में क्या होगा, रेट जो होगा रिएक्शन का डबल हो जाएगा। चलो खैर ये बढ़िया बात है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि मुझे अगर एक T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट मालूम है और T2 टेम्परेचर पर मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ये है कि T2 इज इक्वल टू के T1 इंटू अल्फा की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। इनफैक्ट रेट के टर्म्स में भी यही है, आर T2 इज इक्वल टू आर T1 अल्फा की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। ठीक, तो मान लो मुझे अगर एक टेम्परेचर का रेट मालूम हो और दूसरे टेम्परेचर का रेट पता करना हो, या रेट कांस्टेंट मालूम हो दूसरे टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पता करना हो, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को बिंदास होकर अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से फॉर्मूला लगाओ, आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन at 25 degree Celsius is 3 minute inverse, then find rate constant at 125 degree Celsius। Assume temperature coefficient as 2। ठीक, एक टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट दे दिया है और दूसरे का मुझसे पूछा जा रहा है। मैं उम्मीदन आराम से बता दूंगा कि हमारे लिए क्या रहेगा। हाँ भाई, फटाफट से सॉल्व तो कर लो। थ्री इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है सही बात है, 3072। तो इतना तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो भी RT2 है वो लिखा जाता है RT1 अल्फा की पावर T2 माइनस T1 बाई 10।
अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ RT1 जो कि मुझे सॉरी रेट कांस्टेंट दिया था, तो मैं के लिख देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं है भाई, रेट कांस्टेंट तो के आ जाएगा यहाँ पे। तो के T2 इज इक्वल टू के T1 इंटू अल्फा की पावर T2 माइनस T1। तो के T2 इज इक्वल टू के T1 जो कि 3 दे रखा है, अल्फा जो कि मैंने कहा मुझे 2 दे रखा है, T2 माइनस T1 तो आ जाएगा 125 माइनस 20/10। तो हम क्या देंगे भाई, जो भी हमारे पास में के आएगा, के T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 इज 1024। तो हम क्या देंगे भाई, ये कितना आ जाएगा 3072 और यूनिट सेम रख देंगे, है ना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आसान सा क्वेश्चन का आंसर, आसान सा आंसर मिल जाएगा हमें। अच्छा, इस बार टेस्ट में केमिकल काइनेटिक्स पूरा आएगा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो गई हमारी, ठीक है। तो मतलब स्टोइचियोमेट्री से लेके फिजिकल मतलब केमिकल काइनेटिक्स तक का। तो याद रखना, जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री बोलूं तो याद रखना, क्या रखना कि स्टोइचियोमेट्री से लेके केमिकल काइनेटिक्स की बात होगी। आईयूपीएससी 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 नहीं, इस बार छोड़ देते हैं या दे देते हैं, दे देंगे 5 क्वेश्चन आईयूपीएससी के दे देंगे। बता दो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, इस बार पूरी फिजिकल दे देंगे, ठीक है, अगली बार से फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो ही जाएगी तो पूरी फिजिकल दे देंगे। देखो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन doubles for every 10 degree rise in temperature if temperature is increased by 60 degree, then the rate of reaction increases by, खैर मुझे शायद ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, ऐसे बता दोगे 20 टाइम्स, 32 टाइम्स, 64 टाइम्स, 128 टाइम्स, ठीक है, 64 टाइम्स। बहुत सिंपल है, मैंने कहा कोई मामला ऐसा है ही नहीं, एकदम साधारण साधारण सा मामला है। ठीक है, उसने हर 10 डिग्री के राइज पे जो है आप कह सकते हैं रेट डबल हो जाता है। इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मैंने कहा भाई RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू अल्फा जो कि 2 है, 2 की पावर T2 माइनस T1। तो मैंने कहा 60 माइनस 10 बाई, ठीक है, आप कह सकते हैं 10। तो ये हो जाएगा RT1 इंटू 2 की पावर 5 आ जाएगा। और मैंने कहा और नहीं, अच्छा टेम्परेचर 60 डिग्री से तो इंक्रीज किया है, तो मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर ही है जो 60 डिग्री दे रखा है मुझे। तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 इज 64। तो मैंने कह दिया भाई जो भी हमारे पास में रेट होगा वो क्या होगा 64 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये काम कर लेंगे। चलो, तो हमने टेम्परेचर से इसे रिलेट कराने की कोशिश की थी और टेम्परेचर से रिलेट भी करा लिया, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बात यह है कि हमने नो डाउट एनर्जी प्रोफाइल पढ़ा था, हम सभी को याद है कि भाई हमने एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए यही काम किया था कि एक तरफ हमने जो है वो एनर्जी ले लिया था
और दूसरी तरफ हमने जो है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया था, है ना। और मैं ठीक है, हमने किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाया था और वो मान लो इस टाइप का आ गया था, जहां पर हमने कहा था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पढ़ी जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पढ़ी जाएगी। बाकी मैंने कहा कि भाई हमारे पास में ये रहेगा, ये हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी गई थी। प्लस मैं आपसे बस ये कह सकता हूँ भाई, हम सभी जानते हैं भाई दो तरीके की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वन इज ईए फॉरवर्ड एंड अदर वन इज ईए बैकवर्ड। तो मैंने कहा एक फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी थी और एक बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी थी हमारे पास में। ये दोनों एक्टिवेशन एनर्जी थी जिसकी हम बात कर रहे थे, और बीच में टोटल एनर्जी को हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दिया था। प्लस हम ये भी जानते थे कि भाई जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी का डिफरेंस है वही डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पढ़ा गया था। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई हम दो तरीके की एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी रिएक्टेंट ए से बी में जा रहा है तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और बी से ए में आएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। मैंने कहा ये एफ और ये बी तो समझ ही जा रहे हैं। खैर मैंने कहा ये एफ एंड ये बी आर दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए हमने लिख दिया इसको। क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देख के बताने वाली बात यह है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है दैट इज ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। आप चेक कर लो भाई। मैंने कहा मैं अगर फॉरवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी में से बैकवर्ड की अगर एक्टिवेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी तो मुझे डेल्टा एच ही मिलेगा। तो मैं ये बात चाहूँ तो नोट कर लूंगा कि भाई किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मुझे डेल्टा एच चाहिए उसके एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में, तो मैं चुपचाप बता दिया करूंगा कि भाई वो क्या है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड रहेगा। अगर मैं आपसे कहता कि भाई किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं भाई डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और मैंने कहा अगर डेल्टा एच नेगेटिव करने की बात चल रही है तो नो डाउट बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, भाई यही तो रहेगा। मैंने कहा इसमें ये बात मुझे लगता है कि शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने कहा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम सभी जानते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। और मैंने कहा डेल्टा एच पॉजिटिव तब होगा जब ये फॉरवर्ड ज्यादा होगा। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई हमारे पास में किसी भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए रहेगा। हाँ, मैंने कहा अगर हम चाहते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड किसी केस में जीरो बराबर हो जाए, तो मैंने कहा जिस रिएक्शन के लिए ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे हम क्या देंगे भाई उस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम एक साधारण सा फॉर्मूला याद रखेंगे डेल्टा एच का, डेल्टा एच इज ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। जब भी जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे भाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब कुछ बता देंगे सारी चीजों को। प्लस आप सभी खुद देख रहे हो इस बात में, मैंने कहा ये फॉरवर्ड बड़ा है, अगर ये फॉरवर्ड बड़ा है तो मैं ये जो ग्राफ यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ये हमारे लिए क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी किसी को कोई खास समस्या आएगी। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represents enthalpy of reaction in kilojule per mole, the minimum value of activation energy
विल बी, मैं आपको ऑप्शन भी देना चाहूंगा। लेस देन डेल्टा एच, ग्रेटर देन डेल्टा एच, इक्वल टू डेल्टा एच, जीरो। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा आप समझ रहे होंगे, बी ग्रेटर देन डेल्टा, बहुत बढ़िया। देखो हम सभी ने अभी तो देखा ये डेल्टा एच इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। अच्छा एक बात याद रखना, जब सिंपल कहते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी, जब ये नहीं बताया कि फॉरवर्ड का है कि बैकवर्ड का है, तो इसका मतलब साफ होता है कि वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ से ई फॉरवर्ड को कैलकुलेट करता तो नो डाउट वो क्या आता, डेल्टा एच प्लस ई बैकवर्ड आता। भाई ठीक है, जाहिर सी बात है, आप डेल्टा एच में कोई भी वैल्यू ऐड करो तो बड़ी निकल के आएगी। इसलिए मैंने कहा भाई जो भी हमारे पास ई फॉरवर्ड होगा दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच लिखा जाएगा। ठीक है, चलेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलो एक और बहुत निहायती आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन A to B have an activation energy 15 kilocalorie per mole and heat of reaction is 5 kilocalorie per mole, then find activation energy for reaction B to A। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, 10 आ जाएगा। सभी समझ रहे हैं कि भाई ये जो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है ये फॉरवर्ड है और जो पूछा जा रहा है वो ये बैकवर्ड है। मैंने आपको डेल्टा एच का एक साधारण सा फॉर्मूला बताया, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। डेल्टा एच क्वेश्चन में दे रखा था 5, ई फॉरवर्ड दे रखा है माइनस ई बैकवर्ड। तो मैंने कहा अगर मुझे ई बैकवर्ड चाहिए तो 15 माइनस 5 मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। सेम आंसर आ जाएगा, किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। तो इससे आसान मतलब आप कह सकते हैं बातें आपको जिंदगी में मैं बता पाऊँ, इसके मतलब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई, इतना साधारण सा फॉर्मूला है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और नो डाउट उसके बेसिस पर आंसर बता दें। कोई ऐसी कहानी नहीं है ना। मान लो किसी एक्सोथर्मिक के लिए हो तो हम डेल्टा एच को भी नेगेटिव साइन रखते हैं, ऐसी बात नहीं थी हम उसके लिए नहीं बता पाते। तो मैं चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। हालांकि फॉर ए टू बी मेरा आपसे कहना था भाई डेल्टा एच इज -20 किलोजूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये फॉरवर्ड इज 85 किलोजूल पर मोल, देन फाइंड ये बैकवर्ड। मतलब मैंने कोई लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं लिखी है, बस जैसे डायरेक्टली पूछ लिया आप लोगों से, तो आप डायरेक्टली बता दो मुझे। और है तो बहुत आसान बात, 105। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल। हम सभी को मालूम है डेल्टा एच को मैं एक ही काम करता हूँ, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। डेल्टा एच -20 है, ई फॉरवर्ड मुझे 85 दे रखा है, माइनस ई बैकवर्ड। मैं अगर सॉल्व कर लूंगा तो ई बैकवर्ड कितना आ जाएगा, 105 किलोजूल पर। तो हमारे पास में एक आसान सा फॉर्मूला है जो हमारी हेल्प करेगा जरूरत पड़ने पे। हम उसको ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उससे हम यूज कर लिया करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ।
एनर्जी प्रोफाइल फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक, हमने एक सिंगल स्टेप रिएक्शन देखी जिसमें देख लिया अभी डेल्टा एच क्या है, ये फॉरवर्ड क्या है, ये बैकवर्ड क्या है, सब सब। मैंने अगर कोई एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में ले लूं और उसके बेसिस पर चीजों को लिखने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा कि भाई ए से डी एक रिएक्शन है मेरे पास में, मैं इसे ना कई स्टेप में लिखता हूँ। जैसे स्टेप 1 है मेरा जिसमें ये ए से बी में कन्वर्ट होता है, स्टेप 2 है जिसमें बी सी में कन्वर्ट होता है, एंड स्टेप 3 मैंने कहा सी जो है मुझे डी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। इनके अपने रेट कांस्टेंट होंगे, तो मैं ठीक है इनके अपने जो भी रेट कांस्टेंट हो K1 K2 K3। मुझे इस रिएक्शन के लिए जो कि मैंने कहा 3 स्टेप में पूरी हुई, इस रिएक्शन के लिए एक एनर्जी प्रोफाइल बनाना था। मतलब मुझे वही काम करना है कि भाई इधर एनर्जी लेनी है और यहाँ पे मैंने कहा हमारे पास में क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस ले लिया जाएगा। और मैंने ग्राफ बनाया, सपोज करो ग्राफ ऐसा आ गया, मैंने कहा कि भाई मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की और ग्राफ इस तरह का दिखता है मुझे। लाइक मान लो इस टाइप का ग्राफ मैंने बनाया कहीं पे। मैं ये बात बढ़िया से समझता हूँ कि भाई इनिशियली जो भी होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, तो मैंने कहा ये ए होगा। फाइनली मेरे पास में प्रोडक्ट होंगे तो मैंने कहा ये डी होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पड़ी जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पड़ी जाएगी। मैं ये भी जानता हूँ कि ग्राफ का जो पीक पॉइंट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाता है, तो मैंने कहा ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो जाएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट 3 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट से गुजरा। प्लस आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में बीच में ये जो स्टेट होंगी ये हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट होंगे, तो हमें 2 इंटरमीडिएट बनते हुए देखे थे, बीच में एक बी और एक सी मुझे बनता हुआ नजर आया था, यही था हमारे पास में। मैंने कहा मैं ये भी देख रहा था कि 3 स्टेप की रिएक्शन थी, इसलिए मुझे 3 पीक नजर आए, या मैंने कहा मुझे 3 ट्रांजिशन स्टेट नजर आई थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राफ को देख के ये बात समझ में आ जा रही थी। तो मैंने कहा मुझे अगर कभी ये जानना हो कि भाई कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप की है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं सिंपल क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। या ग्राफ में आपको जितने भी पीक पॉइंट नजर आ रहे हैं आप कह सकते हो उतने ही पीक पॉइंट क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं कि भाई अगर इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, तो मैंने कहा सिंपल आप कह सकते हैं भाई जितने भी पीक हैं उससे एक कम अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 पीक है तो 2 इंटरमीडिएट है। मैंने कहा मैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई हमारे पास में ये जो भी है भाई इसका नो डाउट ग्राफ यहाँ पे है। मैंने कहा मुझे ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी को दर्शाएगा। मैं इसके एक्टिवेशन एनर्जी को E1 कह देता हूँ भाई, जाहिर बात अपनी सबकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो मैंने कहा इसे E1 इसे E2 और इसे E3 पढ़ देता हूँ। मैंने कहा इस स्टेप की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी जो कि ये लिखी जाएगी, मैंने कहा E2 लिखी जाएगी, और इस स्टेप की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी जिसे मैं E3 पढ़ूँ। यही तो भाई 3 एक्टिवेशन एनर्जी होंगी। तो मैंने कहा अगर मैं इस ग्राफ को देखते हुए आपसे ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछना चाहता, तो भाई जो भी E1 E2 E3 है, तो मैंने कहा बिना डरे ये बता देते कि भाई हमारे पास में जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर हमने क्या लिखने का मन। मैंने कहा हम बड़े आराम से ये कहानी बता पाते। मैंने कहा हम सभी को मालूम है ग्राफ को देख के किसे ये बात नहीं दिखती है कि E1 सबसे बड़ा है, E2 उससे छोटा और E3 मैंने कहा उससे और छोटा है। मैंने ग्राफ को देख के
ये बात सब लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि भाई हमारे पास में ऐसा है। और मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में अगर ये कंडीशन है तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। मैंने कहा कहने वाली बात मेरी ये है आप लोगों से कि भाई मैं अगर रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 में रिलेशन जानना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे पास में कहानी ये है ना, जो कहानी आप सुन रहे हो, तो मैंने कहा मुझे अगर ये बात मालूम है तो मैं ये बता सकता हूँ भाई कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है, सभी बता देंगे भाई। हमने कहा भाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है वो सबसे, आप कह सकते हैं क्या होगा, हमारे पास में फास्ट होगा। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे स्लो होगा। तो मैंने कहा ये पता चल गया कि इस रिएक्शन में ये स्टेप स्लो स्टेप होगा। मैंने कहा मैं अगर आपसे इन्हीं बातों को लेके ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट के पूछ लेता, तो आप बिल्कुल जानते हैं भी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका रेट कम होगा, मतलब उसका रेट कांस्टेंट भी कम होगा। तो मैंने कहा इसीलिए उसका ऑर्डर क्या था, K3 K2 और K1 आता। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आप बहुत सिंपल तरीके से बता पा रहे हैं कि भाई कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बता पा रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है समझ में। मैंने कहा ऐसी कोई बात है नहीं जो हम जो यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, हम आराम से बढ़िया तरीके से उन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि भाई अगर हमें ये कहानी बोली जाए कि भाई आप इसके बारे में बताओ, तो मैंने कहा हम आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मैंने कहा अगर मुझे ऐसी बातें एक हद तक याद रहती हैं तो नो डाउट मेरे काम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नुकसान होगा उससे, मेरा नुकसान कोई नहीं होगा, मेरा मेरा मतलब उससे कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। चलो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, हमने ये बात बता दी। तो मैंने कहा मुझे ना बस ये देखना आना चाहिए, मतलब अगर मैं इस ग्राफ को देख पाता हूँ तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बाकी की जो भी कहानी है वो बता पाओगे। ऐसी बात नहीं कि आप बता नहीं पाओगे। तो आप पे भरोसा किया जाए भाई कि आप ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया करोगे। चलो मैंने कहा मुझे अगर ऐसा है तो एक आध क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, वो आप मुझे बता दो अगर कुछ नहीं करना है मुझे तो। मैंने कहा क्वेश्चन ये है मेरा, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन with high activation energy for forward reaction is represented by, मैं कुछ ग्राफ बना के आपको दे रहा हूं, वही एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ है। मैंने कहा किसी केस में मैंने ग्राफ बनाया और मेरे पास में ऐसा दिखेगा, या फिर मैंने कहा जो ग्राफ है वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने एक ग्राफ बनाया और जो ग्राफ है वो मुझे इस टाइप का दिखेगा, या फिर मैंने कहा मुझे जो ग्राफ है वो इस टाइप का दिखेगा। ठीक, ग्राफ को बस खाली प्रेडिक्ट करना है आपको। मैंने आपसे पूछा क्या, ये बात आप बढ़िया से समझ रहे हो है ना, मतलब वो बात समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी बिल्कुल है भाई, देखो इतना तो हम भी जानते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने कहा ऐसा है तो यहाँ पे ये बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ये फॉरवर्ड। भाई डेल्टा एच जो था वो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड था। तो ऐसी बात है अगर बैकवर्ड की वैल्यू बड़ी हो तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन बेसिकली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है ही नहीं, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है।
हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई ये भी एंडोथर्मिक और ये भी एंडोथर्मिक है, कि भाई उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। और हम सभी देख पा रहे हैं कि भाई इस वाले ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। वो ये पूछ ही रहा था कि भाई वो ग्राफ बताओ जिसमें फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा दिख जाए। तो हमने बता दिया कि भाई ऐसा ग्राफ रहेगा। तो अगर हमें ग्राफ को प्लॉट तो करना नहीं है, ग्राफ तो प्लॉट करके दे दिया जाएगा, बस हमें तो क्वेश्चन बताना होगा उस पर बेस्ड कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक ग्राफ आपको दिया जाता है, वही एनर्जी और आप जानते हैं भाई रिएक्शन प्रोग्रेस के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा मैंने ग्राफ बनाया और सपोज वो ग्राफ इस तरह का निकल के आ गया। ये ग्राफ, इसमें जो भी डिफरेंट एनर्जी है वो मार्क कर रहा हूँ मैं। इसको मैंने ए कह दिया है, इसे मैंने बी कह दिया है, इसे डी कह देता हूँ, इसे सी, और मैंने कहा इसे मैं ई कह देता हूँ। तो मैंने कहा इस ग्राफ के लिए मुझे बताया जाए विच इज आर करेक्ट। इट इज एन exothermic reaction with delta H given as B minus A. But threshold energy is given as A plus C. ये forward is less than ये backward. All of these. बहुत उम्मीद है आपसे कि आप बिल्कुल एकदम सही आंसर बताओगे भाई। ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्या मैं सभी से उम्मीद रख सकता हूँ? क्या सभी को समझ में आ रही है बात? है ना। मैंने कहा भाई हम जानते हैं कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, भाई यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट का एनर्जी ए है, प्रोडक्ट का एनर्जी जो वो बी है ना। मैंने कहा ये सभी को दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड सी है, ये बैकवर्ड डी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मुझे ई दे रखा है। मैंने कहा आप चेक कर लो, वो सारी बातें आपको यहाँ से सत्य होती हुई नजर आएंगी कि भाई जो हमारे पास में रहा होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन A to B, B to C, C to D, rate constant are K1, K2 and K3. If K3 greater than K2, K1, then identify rate determining step. ऐसे ही बता दो। इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, बस ये बताना है। ए से बी। देख लो भाई, हम सभी इस बात को बढ़िया से जानते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हम उस स्टेप की बात कर रहे हैं जो स्लो होता है। और मैंने कहा स्लो स्टेप वो है जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम है। हमें कह सकते हैं K1 सबसे कम है, और अगर K1 सबसे कम है तो वही स्टेप सबसे स्लो है, और जो स्टेप सबसे स्लो है मैंने कहा वही हमारे लिए क्या पढ़ा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम दे दिया। ठीक है। एक और आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर एन एक्सोथर्मिक chemical process
occurring in two steps as in first step A and B combine and form X, and this is slow step. In second step X converted into AB, and this is fast step. Then the progress of reaction can be best described by, ठीक है मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कुछ ग्राफ बना के, वही एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ है, ठीक है ये बात याद रखना। ग्राफ इस तरीके से बनाया गया, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा मैंने कहा मैं जो है इसके लिए एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाया, तो मैंने कहा ग्राफ इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। तीसरा मैंने कहा मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ और मुझे ग्राफ इस तरीके का दिखता है, डी ना, ठीक है मुझे बताओ भाई कौन सा ग्राफ जो इस बात को बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि दो स्टेप की रिएक्शन पहला तो कभी हो ही नहीं सकता है, कि मैंने कहा अगर हम स्टेप्स गिनेंगे तो एक पीक है एक स्टेप होगा, मतलब पहला ग्राफ मैंने कहा नहीं ये तो तय हो। अब बात आती है या तो मैंने कहा सेकंड है या थर्ड है, लेकिन उससे पहला स्टेप स्लो है। अगर मैंने कहा पहला स्टेप स्लो है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। भाई जाहिर से ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ स्लो होता है। तो अब आप देख लो भाई, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, तो मैंने कहा आप खुद देख सकते हो पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्लो होगा, दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है वो फास्ट होगा। तो इसलिए मैंने कहा जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी है वो सबसे बढ़िया क्या होगी इस ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। एक और मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई किसी भी रिएक्शन के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, सपोज करो ग्राफ जो इस टाइप का निकल के आते हैं, इस टाइप का ग्राफ मैंने देखा। इनिशियली रिएक्टेंट ए प्लस बी था और फाइनली प्रोडक्ट बी बना। तो मुझे इस ग्राफ को देख के आप बस इतना बताओगे कि ये ग्राफ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ए प्लस बी से बीच में कोई इंटरमीडिएट एक्स बना होगा, ये मैंने कहा स्लो का पार्ट होगा, और एक्स से ए बी जो बनने वाला स्टेप होगा वो मेरे लिए मैंने कहा हमारे लिए क्या होगा फास्ट होगा। मतलब प्लॉट में थोड़ा सा ग्राफ मेरा पूरे गायब हो गए तो ऊपर चला गया है, कोई नहीं दोबारा बना देता, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है ये रहेगा। मैंने कहा ये ग्राफ किसी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है जिसमें ए प्लस बी से बनने वाला जो स्टेप है वो स्लो है, और मैंने कहा एक्स से ए बी बनने वाला जो स्टेप है वो फास्ट है। या फिर मैंने कहा ये ग्राफ किसी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ही है, लेकिन जो ए प्लस बी से एक्स बनने वाला स्टेप है ये फास्ट है, और मैंने कहा एक्स से ए बी बनने वाला जो स्टेप है वो स्लो है। तो मुझे बताया जाए इन बातों को देख के
आपको क्या लगता है इस ग्राफ को देख के मैं इनमें से कौन सी बात है जिसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? सेकंड वन, मैंने ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो कि मैं ये जानना चाहूँ कि ग्राफ एक्सोथर्मिक का या एंडोथर्मिक का है। तो मैं जानता हूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। भाई डेल्टा एच इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने कहा डेल्टा एच नो डाउट नेगेटिव आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ग्राफ एक्सोथर्मिक का, ये तो तय हो गया। अब मैंने कहा रही बात एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ऐसे ही हमें देख के समझ में आ रहा है कि पहले वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और मैंने कहा हम ये बात जानते हैं भाई जिस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो वाले स्लो स्टेप पढ़ा जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा पहले वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा भी है, तो मैंने कहा वो स्लो हो गया, दूसरा वाला फास्ट हो गया। तो ग्राफ को देख के मैंने कहा हम बता देते हैं कि भाई हमारे पास में ये रहेगा। ठीक है, चल एक आसान सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन ये क्या, सिंपल mechanism for enzyme catalyzed reaction is given by the following equations. Okay, enzyme E plus reactant S combine to form intermediate 1। फिर मैंने कहा जो भी इंटरमीडिएट 1 था converted into EP, जिसे मैंने इंटरमीडिएट 2 बोला, और मैंने कहा जो EP मेरे पास में इंटरमीडिएट 2 था that converted into enzyme plus product। ठीक, ये कहानी हमारे पास में पूरी होती हुई दिखी। मैंने कहा उसने इस ग्राफ, मतलब इस क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ ही बनाया, उसने कहा कि भाई इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है, इधर वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रखे हैं, और मुझे कहा गया भाई इसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट किया मैंने, और ग्राफ उन्होंने कहा कि भाई ऐसा देखा हमने। ये ठीक, ये मैंने कहा मैं 1 2 3 4 पोजीशन मार्क कर दे रहा हूं, और क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे पास में दिस इज नॉन एज, नाम आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसमें मुझे जो बताना है क्वेश्चन में वो ये है कि विचेज आर करेक्ट। हाँ जूलॉजी में पढ़ते हैं ये वाली बात को, जो है ऐसा क्वेश्चन जूलॉजी में आता है। करेक्ट वाली बात कुछ ऐसी है, जो 1 2 3 4 पोजीशन है ये आइडेंटिफाई करनी है हमें। मैंने कहा 1 पोजीशन रिप्रेजेंट E प्लस पी, ES, EP, E plus S। 2 position represent
activated complex so EP activated complex ES, third position represent ES, EP, ES, EP, fourth position represent E plus S, activated complex, E plus P। मैंने कहा वो पोजीशन के हिसाब से आपको बताना है भाई ग्राफ में इनमें से कौन सी बात हमें सही माननी है। बहुत सिंपल है, मतलब वो लिखने में जितना टाइम लगा है ना, आपको सॉल्व करने में हार्डली मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे उसको। बिल्कुल भाई, आंसर इज डी। मैंने हम सभी देख रहे हैं ये पहला पोजीशन रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि E प्लस एस के बराबर है। दूसरा पोजीशन मैंने कहा जो बीच में एक इंटरमीडिएट बना था ES उसको रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा पोजीशन मैंने कहा जो बीच में एक इंटरमीडिएट बना था EP उसको रिप्रेजेंट करेगा। और चौथा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने कहा वो E प्लस P को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाएंगे। अब ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो हम बता भी देंगे भाई ऐसी बात तो है नहीं है कि हम बता नहीं सकते हैं। ठीक, चल एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फॉर अ 3-step रिएक्शन having stepwise rate constant K1, K2 and K3, the overall rate constant is given by K1 into K3 upon K2, then find overall activation energy of reaction if EA1, EA2 and EA3 are the stepwise activation energy। ठीक, मैंने कहा मुझे जो है ये सारी कहानी दे रखी है और मुझे जानना है कि भाई अगर ऐसा है EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, बिल्कुल भाई मैं आपकी बात से देखो पूर्ण सहमत हूँ। बात यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाएं। तो मैंने कहा मैं अगर आरएनएस इक्वेशन लगाऊंगा K1 इज इक्वल टू A इंटू E की पावर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है तो EA1 अपॉन RT, K2 A इंटू E की पावर माइनस EA2 अपॉन RT, K3 A इंटू E की पावर माइनस EA3 अपॉन RT। ये लिख सकता था मैं।
मैं अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट को के कहता और ठीक है मैंने कहा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ये कहता, बात तो एक ही है, वही लिख देता मैं। जैसा कि उसने मुझसे कहा था कि भाई k इज इक्वल टू k1 इंटू k3 डिवाइडेड बाई k2, तो रख लेता हूँ वैल्यू k जो कि मैंने कहा a इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन आर टी है, k1 जो कि a इंटू ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी है, k3 जो कि मैंने कहा a इंटू ई की पावर माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी है, डिवाइडेड बाई मैंने कहा k2 जो कि a इंटू ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। मैं जानता हूँ यहाँ a से ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, राइट में मैं देखूंगा तो मैंने कहा ये माइनस ई ए वन अपॉन आर टी माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी, और आप जानते हैं ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस ई ए टू अपॉन आर टी। भाई मुझे मालूम है दोनों बराबर है, मतलब इनके e की पावर बराबर है, तो बराबर करने का मतलब है कि भाई माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू माइनस ई ए वन अपॉन आर टी माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी प्लस ई ए टू अपॉन आर टी। ये मैं लिख सकता हूँ। ये आर टी मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अगर इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई टू। वही मुझसे पूछ रहा था कि भाई ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ई ए वन ई ए टू एंड ई ए थ्री, तो मैंने बता दिया कि भाई ये रहे। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मुझे जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो मैं सिंपल उसके लिए आरएनएस इक्वेशन लगाऊं और जैसा उसने मुझसे कहा है मैं उसकी बात को मानूं और उसकी बात को मान के मैं सॉल्व करके आंसर बता दूं कि भाई आंसर ये रहेगा। या फिर मैंने कहा कि अगर आप मतलब ये पूरा काम नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा सा मेहनत से बचना चाहते हो, तो उसका फिर तरीका ये है कि भाई मुझे जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया था वो ये था k1 इंटू k3 अपॉन k2। ठीक है मुझे मालूम है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E3 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, तो मैं ना लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि भाई है तो सब E की पावर में ही ना, तो मैंने कहा लॉग की प्रॉपर्टी काम कर जाएगी मेरी। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने कहा अगर काम कर जाएगी तो मैं जानता हूँ लॉग में जो मल्टीप्लाई होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो मैंने कहा इसीलिए E1 और E3 ऐड कर दिए गए, और लॉग में जो डिवीजन में होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने E2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मैंने कहा सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हो, है ना। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फाइंड ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है स्टेप वाइज एक्टिवेशन एनर्जी हुई E1 E2 E3 अपने हिसाब से लेते रहना। अगर मैं कहता कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है दैट इज k1 इंटू k2 बाई k3, तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बहुत आराम से बता दो, क्योंकि मुझे तो बस लॉग की प्रॉपर्टी लगाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक है मैंने कहा इस बार k1 k2 मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए मैं उनको ऐड कर दूंगा, और मैंने कहा k3 डिवीजन में, इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो E1 प्लस E2 माइनस E3। हाँ 1 प्लस 2 माइनस 3 ऐसे लिख दो, है ना, बेकार में आप ये लिखने के चक्कर में कहाँ पढ़े रहोगे ये बताओ। k1 k3 k5 डिवाइडेड बाई k2 इंटू k4, है ना, मैंने जैसे 5 स्टेप की कोई रिएक्शन है, मैं आराम से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बता दूंगा। मैंने कहा इसमें 1 3 5 ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आ जाएगा E1 प्लस E3 प्लस E5 माइनस E2 माइनस E4, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आपसे उम्मीद की जाए कि जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी आप संभाल लोगे। जैसे मान लो मैं ये लिख देता ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए मुझे, तो ठीक है ये आ जाएगा E1
प्लस 2 टाइम्स ऑफ EA2 माइनस EA3 माइनस EA4। ये समझ गए, मैंने 2 बाहर ले लिया है कि भाई लॉग में जो पावर में होता है बाहर आ जाता है, इसे मैंने 2 जो मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये बात समझते हैं कि भाई अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता देंगे। ओके, याद है हमने आज से पहले एक बार पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किए थे। मैंने कहा कि भाई इस स्टेप का ये है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इज गिवन एज K1 प्लस K2। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो है, मैंने कहा वो K1 प्लस K2 से मिलता है। मैंने कहा अगर मुझे पूछे कि भाई ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज K1 इंटू EA1 प्लस K2 इंटू EA2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। और मैंने कहा अगर आपको यहाँ से मेरी बात समझ में आई तो आप बिल्कुल कह दोगे कि भाई ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो हमारे लिए किसी पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन का ये रहेगा EA1 इंटू K1 प्लस EA2 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, क्योंकि ये फॉर्मूला आप सिंपल लिख नहीं पाओगे। आसान नहीं है इसको लिखना, लिखना तो ठीक है पॉसिबल है, लेकिन मैंने कहा आसान नहीं है बस, खाली और कुछ नहीं है। चलो, तो देखो हमने कहीं ना कहीं अभी कॉलिजन थ्योरी में ये सारी बातें समझने की कोशिश की कि भाई किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए कहानी क्या होगी, कैसे होगी। आगे आपको याद होगा हमने एक टर्म और सुना था, आपकी जिंदगी में एक टर्म और आया था, एंड दैट इज रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मैंने जैसे हमने किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर जैसा एक टर्म डिफाइन किया था, हम कह सकते हैं भाई वैसे हम क्या करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जैसा भी एक टर्म डिफाइन करेंगे। मतलब आपसे पूरी उम्मीद है इस बात की कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है आप कहीं ना कहीं समझते हो, और आप बता सकते हो कि भाई हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होता है। मैंने इसमें एटलीस्ट किसी को भी कोई डाउट नहीं होती है। मैंने कहा हम सभी ने मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन खूब पढ़ी है, प्लस हमने उसकी तमाम बातें सुनी कि भाई रेट से किस तरह से डिफरेंट होता है, ये भी हमने सुना है। तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ भाई। डेफिनेशन ये है कि दी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction।
अगर आप ये कह सकते हैं भाई जो भी मॉलिक्यूलिटी है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर को दर्शाता है कि भाई वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर जो किसी भी एक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने कहा वो हमारे लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलिटी कहलाता है। ठीक, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मिनिमम नंबर जो मैंने कहा किसी भी एक्टिव कोलिजन के रिक्वायर्ड होंगे, उसे हमने मॉलिक्यूलिटी का नाम दे दिया। आपने सुना होगा, आज से पहले कुछ नाम सुने होंगे, जैसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ऐसे नाम सुनने में आते हैं। तो मैंने यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ा जाएगा। तो मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं हमारे पास में, दैट इज द रिएक्शन in which one species is involved। मैंने जिस रिएक्शन में एक स्पीसीज इन्वॉल्व है, एक ही स्पीसीज जिससे रिएक्शन हो जा रही है, मैंने कहा वो हमारे लिए क्या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, मैंने कहा NH4NO2 का जो टूटना है वो एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने कहा यहाँ से N2 मिलता है और 2H2O मिलता है, यह एक ही मॉलिक्यूल है। मैंने कहा जिसके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर कर आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर कहलाए, एक ही मॉलिक्यूल से पूरी रिएक्शन हो गई। दूसरा मैंने कहा ऐसे ही हमने एक नाम सुना बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो नाम से समझ में आ गया जिसमें दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, बाई मॉलिक्यूलर जो कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व simultaneous collision between two molecules। मैंने जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन हो जाएगा वो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ HI, मैंने जब हम HI को तोड़ते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं आपस में कोलाइड करके काम करते हैं। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल शामिल है रिएक्शन होने में, इसलिए हमने कहा भाई ये क्या हमारे लिए आप कह सकते हैं भाई बाईमॉलिक्यूलर पढ़ा जाएगा। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जैसे तीन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ ट्राई मॉलिक्यूलर, या इसको टर मॉलिक्यूलर भी कहते हैं। टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व simultaneous collision between three molecules। मैंने जिसमें तीन मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन हो जाए वो हमारे पास में क्या है, टर मॉलिक्यूलर ट्राई मॉलिक्यूलर कहलाता है। जैसे मैंने कहा NO2 की फॉर्मेशन है NO और O2 से होती है, तो ये हमारे लिए क्या है, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास में मॉलिक्यूलिटी जैसा अगर हम टर्म डिफाइन कोशिश कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलिटी मैंने कहा जो भी हमारे पास में मिनिमम सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कहलाए। बाकी मैंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, टर्म मॉलिक्यूलर भी हम समझते हैं। इवन ये टर्म मैंने कहा हमने ज्यादा बेहतरीन तरीके से सुने भी हैं। अगर हम सभी को इस बात के बारे में याद दिलाया जाए तो मैंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर जैसे टर्म जो हम ढेर भर के
आप जानते हैं भाई, ऑर्गेनिक में पढ़ते रहते हैं, जगह जगह ऑर्गेनिक में इनका नाम हमारी जिंदगी में आता ही है। मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी की कुछ बातें और हैं जो बताना पसंद करूंगा। बात है सबसे पहली कि मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल यूनिट। जैसे मैंने कहा था कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, वैसे मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल यूनिट मानी जाती है। मॉलिक्यूलरिटी is always a natural number। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं दैट इज मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, मैंने कहा ना तो ये जीरो हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, ना फ्रैक्शनल। जैसे ऑर्डर हुआ करता था। मॉलिक्यूलरिटी is defined for an elementary reaction। मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी। मैंने कहा ठीक है, किसी जैसे हम ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ऐसे ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जैसा कोई टर्म नहीं होता है। एज ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी। हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जैसा कोई भी टर्म डिफाइन नहीं किया जाता है। जनरली रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, टर्म मॉलिक्यूलर है ना, ऐसे मिलते हैं। ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा, वो बड़े रेयर होते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी greater than 3 are rare as on increasing number of molecules the probability of effective collision decreases। मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी के नंबर, जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू है वो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होती है। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 10 है कि 5 है कि 8 है, मतलब ऐसी नहीं होती है। जो जनरली 1 2 3 में मिलती है। और उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हम मॉलिक्यूलरिटी बढ़ाते हैं तो रिएक्शन के, आप कह सकते हैं भाई लॉजिक, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं तो उन मॉलिक्यूल के एक्टिव कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। मॉलिक्यूल के नंबर बेशक बढ़ गए, लेकिन मॉलिक्यूल्स के एक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। और मैंने कहा भाई मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल शामिल होंगे जो एक्टिव कोलिजन दे पाएंगे, जो इफेक्टिव कोलिजन दे पाएंगे। इसलिए मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 3 मैंने कहा रेयरली ही पाई जाती है। अब देखो, वैसे तो मॉलिक्यूलरिटी का जो क्वेश्चन आता है वो मैंने कहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। और मैंने कहा अगर मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करेंगे तो उसका एक तरीका है हमारे पास में, दैट इज मिनिमम सम ऑफ बैलेंसिंग मोल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, आप कुछ मत करो, उनके मैंने कहा जो भी बैलेंसिंग मोल है उनका सम कैलकुलेट कर लो। और मैंने कहा वही सम हमारे लिए क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए
कि भाई मैंने कहा हमारे पास में जो भी आप कह सकते हैं भाई ठीक है बैलेंसिंग मोल है, मैंने कहा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो बैलेंसिंग मोल होना चाहिए दैट मस्ट बी इंटीग्रल। मैंने कहा आप इंटीग्रल बैलेंसिंग मोल ही ऐड कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है मतलब ठीक है रिएक्शन को फ्रैक्शनल में ऐड कर लो, नहीं वो नहीं चलेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ। आप सभी जानते हैं कि मुझे सिंपल क्या करना है, वो ये काम करना है कि मैंने कहा भी मैंने H2 और I2 को आपस में ऐड करा है, यहाँ से मुझे एक रिएक्शन HI मिल रही है, मुझे बताया जाए कि भाई हमारे पास में क्या रहेगा। टू है भाई, मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूलरिटी में मुझे सिंपल क्या करना है कि जो भी रिएक्टेंट है उनके बैलेंसिंग मोल को सम कर लेना है। तो H2 का बैलेंसिंग मोल भी 1 है और मैंने कहा I2 का बैलेंसिंग मोल भी 1 है, तो हमने कह दिया भाई ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर की होगी। मान लो कोई हमसे ऐसे कह दे कि हाफ H2 प्लस हाफ I2 HI, और फिर मुझसे पूछे कि भाई इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो क्या मैं बता पाऊंगा भाई कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखी जाएगी? बोलो भाई। मैंने आपसे कहा था कि अगर बैलेंसिंग मोल फ्रैक्शनल है तो मेरा काम है पहले उन्हें इंटीजर बनाना, इसलिए मैंने कहा मैंने उनको इंटीजर बनाया, और मैंने कहा इंटीजर बनाने के बाद मैंने उनको ऐड किया तो उनका सम कितना है 2 आ गया, A प्लस 2BC। चलो इसमें बताओ मुझे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखा जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा 1 प्लस 2 3 आ गया। तो एक थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात चल रही थी। मैंने कहा मैं अगर आपसे एक इस टाइप का रिएक्शन लिख देता भाई 2A प्लस 4B 2 टाइम्स ऑफ C, चलो इसमें मुझे बताओ इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक, समझ गए क्यों लिखेंगे? मैंने कहा आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है मैं तो मिनिमम इंटीजर लूंगा यहाँ पे, और मैंने कहा मिनिमम इंटीजर के लिए इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दी तो ऊपर वाली रिएक्शन मिल गई, और मैंने कहा उस हिसाब से मैं कह दूंगा भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी हमारे पास में, वो हमारे लिए 2 आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम नहीं बता पाएंगे, हम आराम से ये काम कर लेंगे, आराम से देख पाएंगे। क्यों भाई, बता दिया जाएगा। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2x plus by 2 z plus w, molecularity is ठीक है 2 1 3 अनप्रेडिक्टेबल। बोलो भाई। आंसर बताओ, आंसर 3 आ जाए। ठीक है, वैसे भी जानते हैं भाई मॉलिक्यूलर थ्योरेटिकली डिफाइन किया गया, थ्योरेटिकली डिफाइन कर देते, उसमें अनप्रेडिक्टेबल की कोई बात ही नहीं सामने आती हमारे पास में भाई अनप्रेडिक्टेबल हम उसको क्यों कहें। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। द molecularity of an elementary reaction indicates how many
reactant molecule take part in this step. The rate law of an elementary reaction can be predicted by simply seeing the stoichiometry of reaction. The slowest elementary step in the sequence of the reactions govern the overall rate of formation of product. A rate law is often derived from a proposed mechanism by imposing the steady state approximation or assuming that there is a pre-equilibrium. ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए मेरा? मैंने कहा मैंने कुछ स्टेटमेंट नोट किए हुए हैं, आपसे बस मुझे ये जानना है कि भाई आपके मुताबिक इन स्टेटमेंट से कौन कौन सा स्टेटमेंट मुझे सही मानना चाहिए। मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लो। इनमें चारों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर ठीक है भाई, हम सभी ने पढ़ लिया कि भाई मॉलिक्यूलरिटी किस चीज को डिफाइन करता है, पहला सही है। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि भाई किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखने का तरीका बहुत सिंपल रह चुका है, तो वो भी ठीक है। तीसरे में हमने ये भी देखा कि भाई मल्टी स्टेप रिएक्शन में कोई भी जो रेट होता है, जो स्लो स्टेप होता है, वही रिएक्शन के रेट को गवर्न करता है, ये भी ठीक है अपनी जगह पे। और मैंने कहा चौथा, हालांकि हमने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं लेकिन ऐसा होता है कि मैंने कहा रेट लॉ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मैकेनिज्म होती है उसमें ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, अब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बदलेगा नहीं, और उससे देख के हम जो भी पावर होती है वो समझ जाते हैं कि भाई पावर 1 या 2 जैसे भी है, उसके हिसाब से चीजों को अरेंज किया जाता है। तो ये चारों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सत्य माने जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और पूछना है मुझे। क्वेश्चन ये है कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन and iodine monochloride is given as
H2 gaseous plus 2 ICl gaseous 2 HCl gaseous plus I2। मैंने कहा ये रिएक्शन है। दिस रिएक्शन is first order with respect to H2 and first order with respect to ICl। Which of the proposed mechanism can be considered consistent with the given information of reaction। हमें दो मैकेनिज्म प्रपोज की गई इस रिएक्शन के लिए। एक को मैं मैकेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट कह देता हूं। मैंने जो फर्स्ट मैकेनिज्म प्रपोज था वो ये था कि H2 प्लस 2 ICl आपस में रिएक्ट करेंगे, यहां से 2 HCl बनाएंगे और I2 बनाएंगे। मतलब ये सिंगल स्टेप में प्रपोज की गई। इसका दूसरा जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो मल्टी स्टेप में था कि भाई पहले H2 और ICl कंबाइन होके HCl और मैंने कहा हमारे पास में HI फॉर्म करेंगे। बाद में आप ये कह सकते हैं HI फिर अगले ICl मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके HCl और I2 बनाएगा। ठीक है ना। तो बस आपको तो यही बताना है कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड मैकेनिज्म में से कौन सा मैकेनिज्म इसके कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऑर्डर मैच कर जाए। ठीक है, दोनों के ऑर्डर अगर सेम आ जाए तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म और सेकंड मैकेनिज्म, ठीक है ना। दो क्वेश्चन में कहा था कि भाई जो भी हमारे पास में रिएक्शन है वो H2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और I2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्वेश्चन में बताया था उसने। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर जो था वो 2 था, यही तो था। मैंने कहा रिएक्शन का ऑर्डर नो डाउट 2 था। मुझे अब मैंने कहा दो मैकेनिज्म दी गई जिसमें से ये पहचानना था कि भाई कौन से मैकेनिज्म से मुझे ऐसा लगेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर 2 ही रहेगा। तो मैंने कहा मैं अगर पहले वाली मैकेनिज्म की बात करूं तो वो तो सिंगल स्टेप है, और मैंने कहा सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, ओवरऑल मैंने कहा रेट लो लिखेंगे तो ये लिखने का प्रथा बनी हुई है। तो उसको देख के तो लगेगा कि भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। और मैंने कहा ठीक है, ये 2 स्टेप दे रखे थे। अच्छा, मैंने कहा ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये मैंने कहा मेरे लिए स्लो है और ये फास्ट है। तो मैंने कहा मैं अगर स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखता तो वो यही आता भाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ICl। और अब देख पा रहे थे कि भाई इसके हिसाब से हमारे लिए ऑर्डर कितना आता, 2 आता। तो मैंने कहा सेकंड वाली मैकेनिज्म जो है आप कह सकते हैं भाई इसका ऑर्डर और गिवन रिएक्शन का ऑर्डर मैच कर पाएगा, इसीलिए हमारे पास में ये थे। हाँ, मतलब ICl के रेस्पेक्ट में भी 1 दे रखा है और H2 के रेस्पेक्ट में भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा मार्केट में है, काफी फेमस क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर्स में कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है।